नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फास्फोरस के बारे में कि किडनी फेलियर पेशेंट में फास्फोरस क्यों बढ़ता है, किस वजह से बढ़ता है और इसका समाधान क्या है और इससे क्या-क्या दिक्कतें हमें देखने को मिल जाती हैं। तो फास्फोरस एक ऐसा एलिमेंट है जो हमारे खाने-पीने की चीज़ों के अंदर होता है। आप दूध पिएँगे तो फास्फोरस है, अंडे खाएँगे तो फास्फोरस है, आप नॉन-वेज खाएँगे तो फास्फोरस है। अब जब हम ये खाना खा रहे हैं, सब्जियाँ खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं, दालें खा रहे हैं, इन सब के अंदर कम या ज़्यादा मात्रा में फास्फोरस प्रेज़ेंट है। अगर हमारी किडनी नॉर्मल है तो ये फास्फोरस हमारी यूरिन के रास्ते बाहर निकलता रहता है। पर जब किडनी खराब होती है तो किडनी की काम करने की क्षमता डाउन हो गई। ना ढंग से वो किडनी निकाल पा रही है, ना ढंग से यूरिया निकाल पा रही है, ना ढंग से वो फास्फोरस निकाल पा रही है। जिस तरह से किडनी शरीर में इकट्ठा हो रहा है, यूरिया इकट्ठा हो रहा है, वैसे ही फास्फोरस इकट्ठा हो रहा है। अब जब फास्फोरस आपके ब्लड में ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा होना शुरू होता है तो उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस आएँगी। अब क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकती है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो फास्फोरस जो होता है, जो केमिस्ट्री के लोग हैं वो जानते हैं कि फास्फोरस जो होता है वो थोड़ा सॉफ्ट होता है, कैल्शियम हार्ड होता है, मगर फास्फोरस कैल्शियम को बदल सकता है। तो हमारी हड्डियाँ जो कैल्शियम की बनी हैं, अगर वहाँ पर कैल्शियम निकल जाए और फास्फोरस लग जाए तो क्या होगा? हमारी हार्ड हड्डियाँ सॉफ्ट हो जाएँगी, जिसकी वजह से शरीर में हड्डियों में खासकर दर्द देखने को मिलता है। अब हम अपनी हड्डियों को कमज़ोर भी नहीं करना चाहेंगे क्योंकि हमारा चलना-फिरना, उठना-बैठना इन्हीं हड्डियों के बिहाफ़ पर है। तो हड्डियों को मजबूत रखने के लिए इस फास्फोरस को कंट्रोल करना पड़ता है। दूसरी जो सबसे बड़ी दिक्कत हमें देखने को मिल सकती है एक किडनी फेलियर पेशेंट में फास्फोरस की वजह से, वो है कार्डियोवास्कुलर दिक्कतें। अगर आपका फास्फोरस आपकी ब्लड की सप्लाई में कहीं डिपॉज़िट हो रहा है, हार्ट को जो कोरोनरी आर्टरी होती है, वहाँ डिपॉज़िट हो रहा है, तो वो वहाँ का रास्ता ब्लॉक कर देगा। तो हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाएँगे। तो अगर किसी किडनी फेलियर पेशेंट में फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा हो रही है, तो ये मेजर दिक्कतें हो सकती हैं। सबसे पहला दर्द ही होता है कि कमर में, हड्डियों में, पैर की हड्डियों में दर्द हो रहा है, पूरे शरीर में, कंधों में दर्द बना हुआ है। तो इस फास्फोरस को कंट्रोल करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फास्फोरस बाइंडर टाइप की मेडिसिन्स आती हैं, जिसको हम खाने के साथ खाते हैं। अब खाने में जो फास्फोरस है, वो खून में नहीं जा पाता, वो उसी मेडिसिन से चिपक जाता है और हम उसे स्टूल के रास्ते, लैट्रिन के रास्ते भाग कर देते हैं। तो क्योंकि वो हमारे शरीर में अब गया कम, तो फास्फोरस से होने वाले नुकसान को रोका जा सकता है। दूसरा तरीका ये होता है कि हम पेशेंट की अगर बॉडी में पेन हो रहा है तो वहाँ पर कैल्शियम देते हैं और साथ में विटामिन डी देते हैं। कैल्शियम और विटामिन डी देने से क्या होता है कि फास्फोरस कैल्शियम को बहुत ज़्यादा रिप्लेस नहीं कर पाता, क्योंकि विटामिन डी भी साथ में जा रहा है और विटामिन डी कैल्शियम को कॉन्स्टेंटली हड्डियों पे डिपॉजिट करता रहता है, हड्डियाँ हमारी मजबूत रहती है, कमज़ोर नहीं होती। ये 2 तरीके जिसकी मदद से हम अपने शरीर के अंदर फास्फोरस की मात्रा और फास्फोरस से होने वाली कॉम्प्लिकेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो फास्फोरस को लेके घबराना नहीं है रिपोर्टों में देखकर, फास्फोरस बढ़ा हुआ है, बहुत ईज़िली मैनेज हो जाएगा, खाना-पीने के लिए उसे बंद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किडनी फेलियर पेशेंट के खाना-पीना काफ़ी कुछ बदल चुका होता है। अगर हम हर चीज़ जिसके अंदर फास्फोरस है उसको निकालेंगे, तो शायद पानी के अलावा कुछ नहीं बचेगा जो पेशेंट खा सकता है। तो हमने फास्फोरस को लेकर खाने-पीने को बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना, क्योंकि बॉडी में जो ताकत है, वही ताकत किडनी के पास है। अगर आपकी बॉडी के पास ताकत नहीं, अगर आप कमज़ोर हो तो आपकी किडनी भी कमज़ोर है। अगर आपकी किडनी कमज़ोर है तो आप उससे ये उम्मीद नहीं रख सकते कि वो काम अच्छा करेगी, किडनी यूरिया को बॉडी से बाहर निकालेगी। तो हमने अपनी ओवरऑल हेल्थ का ध्यान रखना होता है, क्योंकि किडनी की दिक्कत एक बार शुरू हो जाने के बाद ऑलमोस्ट लाइफ लॉन्ग रहती है। अगर हम अपनी बॉडी को वीक कर लेते हैं, हमारे मसल मास आना शुरू कर देता है, हमारा फैट जाना शुरू कर देता है, क्योंकि हम खाने-पीने में बहुत टाइट कर दिया है, तो पेशेंट की कॉम्प्लिकेशंस बढ़नी शुरू हो जाती है। खून बनना बंद हो जाता है, बॉडी में जो प्रोटीन है वो डाउन हो जाता है, प्रोटीन कम होने की वजह से स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है, पैरों में पानी भरना शुरू हो जाता है, फिर वो पानी छाती में भर रहा होता है, लंग्स में भर रहा होता है, पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है। पेशेंट को जब डायलिसिस पे ले जाते हैं तो पेशेंट की बॉडी में इतना दम नहीं होता कि उसे झेल पाए। तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन होती है जब हम खाने को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लेते हैं इन छोटी-छोटी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, जैसे फास्फोरस है, पोटेशियम है। तो खाने-पीने में बस हमें वो चीज़ें निकालनी पड़ती हैं जिनके अंदर फास्फोरस की मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा है और जिसको अगर हम ना भी खाएँ तो हमारे शरीर को कोई नुकसान ना हो। तो इसके लिए हमें डाइट को समझना पड़ता है कि किडनी फेलियर पेशेंट के लिए डाइट में क्या इंपॉर्टेंट है और किस तरह से उसको खाना खाना चाहिए। तो मैं ये वीडियो के अंदर पूरा का पूरा डाइट का चैप्टर नहीं पढ़ा सकता, बट मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक छोटा-सा ग्लिम्प्स दे दूँ कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना। सब्जियों में, फलों में, तो आपको बहुत क्लियर आइडिया हो जाएगा कि हम कैसे चल सकते हैं। तो फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा हमें देखने को मिलती है दूध की आइटमों में, नॉन-वेज में। तो पहला काम क्या करेंगे? हम नॉन-वेज और दूध को खाने से बाहर निकाल देंगे। हम बन जाएँगे प्योर वेजिटेरियन, वीगन, है ना? आजकल वीगन का कल्चर चल रहा है। हम वीगन हैं, हम दूध नहीं पीते, हम नॉन-वेज नहीं खाते। तो आप वीगन हो गए आज से। आप जो आपका फास्फोरस है, अब कहाँ से जाएगा?
आपने सारी चीज़ें निकाल दी, अब बच गए हमारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और अनाज, मोटे-मोटे तौर पे, है ना? तो आपने ध्यान क्या रखना है, कोई भी सब्जी जो पत्तेदार है, उसके अंदर फास्फोरस हो ना हो बट पोटेशियम ज़रूर होता है, तो उसे हम कंट्रोल करेंगे। ज़मीन से नीचे लगने वाली ब्राउन कलर की जो वेजिटेबल है, उसके अंदर पोटेशियम की मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा है, तो वो हम पोटेशियम के लिए उसे रोकेंगे, फास्फोरस की वजह से नहीं, बट हमें रोकना पड़ेगा, क्योंकि फास्फोरस से कई हज़ार गुना ज़्यादा खतरनाक है आपका पोटेशियम। ठीक है? तो खाने-पीने में हमने क्या बदलाव किया? हमने नॉन-वेज छोड़ दिया, हमने दूध की आइटमें छोड़ दी, हमने सब्जियों के अंदर वो सब्जियाँ जो ज़मीन के नीचे लगती हैं, उन्हें बंद कर दिया और ग्रीन लीफी वेजिटेबल की चटनी और ग्रेवी नहीं बनानी। बस इतना ध्यान रखना। यानी आप धनिया किसी चीज़ के ऊपर स्प्रिंकल तो कर सकते हो टेस्ट के लिए, बट धनिया की चटनी नहीं बना सकते। पुदीने की रोटी बना सकते हो बट पुदीने की चटनी नहीं बना सकते, है ना? साग आता है, जैसे हमारे हरा साग होता है, सरसों का साग होता है, तो ये जो साग है, ये साग नहीं बना पाओगे आप। आप इसे मिक्स वेजिटेबल में थोड़ा फ्लेवर के लिए डाल सकते हो कि आपने मेथी का साग गाजर के साथ बना लिए, थोड़े से पत्ते उसमें डाल दिए, फ्लेवर आ गया, खा लिया। इस तरह से किया जा सकता है। या फिर आपने थोड़ा-सा मेथी ली, उसको आपने रोटी में गूँथ लिया, आटे में गूँथ लिया, आपने उसकी रोटी बना ली, मेथी की रोटी हो गई, टेस्टी लग रही है, अच्छी बात, कोई दिक्कत नहीं है। बट उसकी चटनी और ग्रेवी नहीं बनाओगे। तो ये तो हो गया वेजिटेबल। बाकी जो वेजिटेबल है वो सारी खा सकते हो। घिया, तोरी, परवल, पेठा, बैंगन, भिंडी मैं वो भी देता हूँ। लोग कहते हैं कि इसके अंदर बीज होते हैं, बीज से ही होता है। बीज के अंदर जो होता है वो पथरी बनाता है, किडनी फेल नहीं करता। तो बीज की जो सब्जियाँ होती हैं वो खाई जा सकती हैं, क्योंकि अगर हम हर चीज़ रोक देंगे तो पेशेंट खाएगा क्या? है ना? तो आपकी बीन्स हो गई, बैंगन हो गया, भिंडी हो गया, गाजर है, मूली है, प्याज है, गोभी है, जो भी सब्ज़ी आपको बाकी बाज़ार में दिखती है, वो सारी की सारी खाने लायक होती हैं एक किडनी पेशेंट के द्वारा। अब चलते हैं फलों के ऊपर। फलों में भी जो हम कंट्रोल करते हैं, वो कभी भी फास्फोरस को लेके कंट्रोल नहीं करते। एक किडनी फेलियर पेशेंट में अगर हम फ्रूट्स को रोक रहे हैं, तो इसलिए रोक रहे हैं क्योंकि फ्रूट्स के अंदर हमें ज़्यादा देखने को मिलता है एस्कॉर्बिक एसिड, सिट्रिक एसिड। अभी ये जो एसिड है ना, ये बहुत खतरनाक चीज़ होती है किडनी फेलियर पेशेंट के लिए। कैसे? अब हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। जब आपकी किडनी खराब होनी शुरू हुई, आपकी बॉडी में फास्फोरस इकट्ठा हुआ, क्रिएटिनिन इकट्ठा हुआ, यूरिया इकट्ठा हुआ, एक चीज़ और इकट्ठी हो गई, वो है एसिड। अगर आप अपनी नॉर्मल यूरिन की रिपोर्ट देखोगे, उसमें पीएच देखोगे, तो लिखा होता है कि यूरिन आपका एसिडिक है ना? ये एसिड अगर किडनी खराब हो रही है तो निकल पा रहा है? नहीं निकल पा रहा। पूरा निकल रहा है? नहीं निकल रहा। अब ब्लड के अंदर एसिड इकट्ठा हो रहा है। ब्लड के अंदर जो बाइकार्बोनेट आयन्स हैं वो कम हो रहे हैं। ठीक है? ब्लड जितने एसिडिक हो जाएगा, उतना ही एसिडिक ब्लड आपकी किडनी में जाएगा और किडनी को और स्पीड से नुकसान पहुँचाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी कमज़ोर है। तो हम क्या देखते हैं कि जब क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ना शुरू होता है, 1.3 से लेकर 4 तक बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचा पाता, क्योंकि इतना एसिड इकट्ठा नहीं हो पाता। पर जैसे ही क्रिएटिनिन का लेवल 4 को क्रॉस करना स्टार्ट करता है, पेशेंट की क्रिएटिनिन लेवल की बढ़ने में तेज़ी से जंप आनी शुरू हो जाती है। और अक्सर इसके पीछे जो हमें कारण देखने को मिलता है, वो है बाइकार्बोनेट आयन्स की कमी। ठीक है? अभी बाइकार्बोनेट आयन्स आपके अगर शरीर में कम हो रहे हैं, इसे पूरा कैसे करना है? कुछ नहीं करना। बेकिंग सोडा की टैबलेट्स आती हैं, वो हर किडनी फेलियर पेशेंट को दी जाती है, बाय डिफ़ॉल्ट। पेशेंट को पसंद आए या ना आए, वो जानी ही जानी है। बहुत कम होता है कि किसी पेशेंट को नहीं दी जा रही। मगर फिर भी आप अपना प्रिस्क्रिप्शन चेक करो, आपको उसके अंदर सोडा की टैबलेट, सोडियम बाइकार्बोनेट की मिल जाएगी। तो आपने अपनी मेडिसिन देखनी है, उसके पीछे देखो सोडियम बाइकार्बोनेट लिखा है या नहीं लिखा है। तो किसी की वो 500 चल रही होती है, किसी की 1000 चल रही होती है। तो अगर 4 से नीचे है तो 500 की अमाउंट में आप चला सकते हो। अगर उससे ऊपर है तो 1000 एमजी 3 दिन में 3 बार, इस तरह से उसको रखा जाता है। हर डॉक्टर अपना अलग-अलग चलता है। मैं पसंद करता हूँ कि हम पेशेंट का टेस्ट करवाते रहें। पेशेंट को ज़रूरत है या नहीं है। पेशेंट अगर टेस्ट करवाता रहता है, बाइकार्बोनेट आयन्स का टेस्ट करवाता रहता है, तो वहाँ उसके हिसाब से मेडिसिन को रखना आसान हो जाता है। मगर अगर आप गलती से आम खा लो, संतरा खा लो, अंगूर खा लो, तो क्या होगा? तो जो एसिड बॉडी में गया है, सोडे की टैबलेट उसको न्यूट्रलाइज़ कर देगी, ब्लड वाले लेवल पे काम नहीं करेगी। रिज़ल्ट क्या होगा? आपका जो ब्लड है वो एसिडिक हो जाएगा और किडनी को स्पीड से डैमेज कर देगा। इसी वजह से जो भी फल कच्चे में खट्टे होते हैं, पकने में मीठे हो जाते हैं, वो मना है। ठीक है? जैसे आम है, कच्चे में तो खट्टा ही होता है, पकने में मीठा हो जाता है, नहीं खाएँगे। अंगूर है, कच्चे में खट्टा है, पकने में मीठा है, नहीं खाएँगे। बट जो फल कच्चे में कसेले होते हैं, पकने में मीठे हो जाते हैं, वो खा सकते हैं। जैसे अगर मैं जामुन कच्चे में खाऊंगा तो कैसा है? कसेला है, खा लूंगा। शरीफा, कस्टर्ड एप्पल कच्चे में खाऊंगा तो कैसा होता है? कसेला सा होता है, पकने पे मीठा हो जाता है। आपका जैसे सेब है, सेब बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होता तो हम सेब दे देते हैं। अमरूद है, कसेला होता है, पकने पे मीठा हो जाता है, खा लो।
पपीता है, कच्चा खाओगे तो कैसा है? कसीला सा, फीका सा, पकने पे मीठा हो गया। तो ये सारे फल जो कच्चे में फीके हैं, कसीले हैं, पकने पे मीठे हो रहे हैं, ये खाए जा सकते हैं क्योंकि इसके अंदर एसिड की मात्रा कम होती है। ठीक है? तो ये छोटा-सा आपको परहेज़ करना होता है फलों के अंदर। तो अगर आप ये फलों के अंदर ये परहेज़ कर लेते हो तो किडनी की कंडीशन सँभली रहती है। फ़ॉस्फ़ोरस इसका कोई लेना-देना नहीं ख़ास, बट हाँ, एसिड के साथ ज़रूर है। तो खाना-पीना जब हम रोकते हैं, कंट्रोल करते हैं, तो इस तरह से कंट्रोल करते हैं कि बॉडी को ताकत भी मिलती रहे और बॉडी में किसी टाइप की वीकनेस ना हो और पोटेशियम है, फ़ॉस्फ़ोरस है, ये सारे कंट्रोल में रहें जिससे हम क्रेटिनिन और यूरिया को भी ईज़िली हैंडल कर पाएँ। तो बहुत क्लेवरली चलना पड़ता है। कोई छोटी-सी भी गलती बहुत भारी पड़ती है। पेशेंट की पी हुई चाय भी पेशेंट को भारी पड़ जाती है। तो आपने अपने शरीर में क्या सामान जा रहा है खाने के रास्ते, आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर आप खाने-पीने को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर जाते हो, तो ना सिर्फ फ़ॉस्फ़ोरस को कंट्रोल कर पाते हो, पोटेशियम को भी कंट्रोल कर पाते हो और किडनी को खराब होने से भी बचा लेते हो। जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि कुछ पेशेंट से आप मिलके ज़रूर जाओ क्योंकि पेशेंट में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भरी होती है। अरे! मैं तो मरने वाला हूँ, मेरा तो डायलिसिस होने वाला है। ऐसा नहीं है। आपको समझदारी दिखानी है, आपको अपने शरीर को अंडरस्टैंड करना है, अपनी किडनी को अंडरस्टैंड करना है। अगर आप अपने शरीर को, अपनी किडनी को, अपनी ज़रूरतों को अंडरस्टैंड कर लेते हो और मन के आगे अपनी बुद्धि ले आते हो, तो आप अपने ब्रेन से काम करना स्टार्ट कर देते हो, मन को पीछे कर देते हो। क्योंकि मन तो चंचल है, मन तो कहता है कि ये खा लो, वो खा लो, ये खा लो, वो खा लो, बट हाँ, नहीं खा सकते तो नहीं खा सकते। अगर पेशेंट कुछ महीने ढंग से चल लेता है तो उसको उसकी आदत लग जाती है, उसके बाद उसे कोई कंप्लेंट नहीं होती कि मैं ये क्यों नहीं खा पा रहा, मैं वो क्यों नहीं खा पा रहा, वो सब बदल जाता है। पेशेंट अपनी लाइफ को बहुत मज़े में एन्जॉय करना स्टार्ट कर देता है। तो उसे समझने की ज़रूरत है। तो मिलो आप पेशेंट से, रिपोर्टें देखो, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। और आज मैं आपको एक ऐसे खास पेशेंट से मिलवाना चाहता हूँ जिन्होंने डायलिसिस को हरा दिया। हफ्ते में पहले 3 बार डायलिसिस होता था, अब हफ्ते में 1 भी नहीं होता। पहले क्रेटिनिन लेवल डायलिसिस से पहले 17 रहता था, अब इनके क्या लेवल हैं, क्या नहीं है, क्या इनकी बॉडी में बदलाव हुआ ट्रीटमेंट के बाद, इनसे जानते हैं। तो रमेश जी, पहले ये बताइए आप रहते कहाँ हैं? अलवर डिस्ट्रिक्ट अलवर में रहते हैं। और आपका ट्रीटमेंट शियास में कब शुरू हुआ था? फरवरी के आसपास में। फरवरी में। हाँ, और क्रेटिनिन के लेवल्स आपके डायलिसिस से पहले कितने रहते थे? 17 के आसपास। 17 के आसपास। और हफ्ते में कितनी बार डायलिसिस हो रहा था फरवरी में? फरवरी में 3 बार। 3 बार डायलिसिस करवा रहे थे। तो ये डायलिसिस कब से चल रहा था आपका फरवरी से पहले? बस फरवरी से ही शुरू। फरवरी में शुरू हुआ था। और अब आपका डायलिसिस हफ्ते में कितनी बार हो रहा है? अब 15 रोज में हो रहा है एक बार। और डॉक्टर क्या बोल रहे हैं कितनी बार आपको ज़रूरत है? अब तो मतलब 15 रोज में या 1 महीने के में। महीने में 1 बार बोल रहे हैं। हाँ। देखो जो आपके लेवल है उसके हिसाब से आपको आज की तारीख में भी एक भी डायलिसिस की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका खून अब गंदा ही कम होता है। अब आपका खून का जो क्रेटिनिन लेवल है वो 6 ही रहता है। हाँ, तो हम बस 5-6 के आसपास। 5-6 के 5-6 चाहे आप डायलिसिस करवाओ चाहे या आप ना करवाओ, वो 5-6 से ऊपर वो नहीं जा रहा है। तो आपने खुद देखा अगर हम अपनी किडनी पे काम करते हैं, सही तरीके से उसको हम सपोर्ट देते हैं, तो ना सिर्फ आपका डायलिसिस बंद होता है बल्कि क्रेटिनिन भी बढ़ना बंद हो जाता है। मगर ज़रूरी बात है कि रमेश सिंह जी यहाँ तक पहुँचे ही क्यों? है ना? किडनी को ऐसा क्या हुआ कि किडनी ने काम करना बंद कर दिया? तो जो हम आपकी रिकॉर्ड्स देख पा रहे हैं उसके अंदर आपका जो मेन कारण था वो था आपका बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर। जो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता था उसकी वजह से किडनी को थोड़ा-थोड़ा नुकसान होता जा रहा था, जिसकी वजह से किडनी जो इतनी ख़राब हो गई कि उसने काम एक जो फरवरी में बिल्कुल भी काम नहीं कर रही थी। जी। इसी वजह से क्रेटिनिन आपका 17 के आसपास टच कर रहा था। तो जब आपने ट्रीटमेंट शुरू किया तो उसके बाद जैसे-जैसे किडनी काम करने आई लगी। तो नंबर ऑफ डायलिसिस कम हुए, हाँ। क्रेटिनिन कम हुआ, हाँ। अब आपको किसी भी डायलिसिस की ज़रूरत नहीं है। नहीं है। वज़न वजन तो इतना ही चल रहा है 71, 1-2 किलो कम ज़्यादा किसी है। टाइप की कमज़ोरी शरीर में? नहीं, कोई खास नहीं है। खाने में क्या आपने दालें बंद करी? नहीं, दाल भी खा रहे हैं, लौकी खा रहे हैं। सारी हाँ। सब्जियां खा रहे हैं? हाँ। कोई अनाज बंद किया आपने? नहीं। गेहूँ बंद की, चावल बंद किया? नहीं, चावल भी लिया, गेहूँ भी लिया। अब शरीर बढ़िया से चलता है? हाँ, ठीक है अभी। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको अपना वजन नहीं गिराना, आपने अपने आप को कमज़ोर नहीं करना क्योंकि अगर हमारे शरीर में कमज़ोरी आ जाती है तो डायलिसिस को झेला नहीं जाता। ठीक। अगर सपोज़ करो मुझे आपका डायलिसिस करवाना है और मैं आपका खाना-पीना बंद कर दूँ, आपको मैं जो बाजरा पे डाल दूँ, आपका शरीर बहुत तेज़ी से कमज़ोर होता है और जो भी आप चलकर आए हो, वो चलना-फिरना बड़ा मुश्किल हो जाता। ठीक है? तो आप इस चीज़ का ध्यान रखो कि किडनी शरीर के अंदर है, बाहर नहीं है। जब आप शरीर के लिए खाना खा रहे हो, तो किडनी को भी खाना मिल रहा है। जब उसे खाना अच्छा मिल रहा है, ताकत मिल रही है, तो वो काम अच्छा करेगी।
आप शरीर को खाना मत दो और ये सोचो कि किडनी को खाना अलग से मिलेगा, ऐसा नहीं होने वाला। जब कोई पेशेंट घिया, तोरी, टिंडा सिर्फ ये 3 सब्जियां खाता है या फिर वो बहुत ज़्यादा अनाज छोड़ देता है, मिलेट्स पे रहता है, तो शरीर में कमज़ोरी शुरू हो जाती है। ये कमज़ोरी शुरू में आपका वजन गिराएगी। वजन गिरने की वजह से क्रिएटिनिन डाउन होता है। हर 5 किलो पे 1 पॉइंट क्रिएटिनिन का कम हो जाता है। बट उसके बाद दिक्कत क्या होती है कि उस कमज़ोरी की वजह से और जो क्रिएटिनिन अब नीचे गया है वो दोबारा से बढ़ेगा। बट अब वो बढ़ेगा, डायलिसिस के नंबर बढ़ेंगे, बट शरीर कमज़ोर हो चुका होगा तो झेल नहीं पाएगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। जिस तरह से रमेश चंद्र जी ने सही तरीके से अपना डायलिसिस बंद किया है, इसी रास्ते पे आपने चलना है। अपने शरीर को कमज़ोर नहीं होने देना है, खाना पीना नहीं छोड़ना है, अनाज नहीं छोड़ना है, दालें नहीं छोड़नी है, ठीक है? जी। तो अब आपने क्या करना है, अपना डायलिसिस आप बंद कर सकते हो मेरी तरफ से आज की तारीख में, ठीक है? अगर आपको थोड़ा बहुत रिकवर करना है तो अब जैसे चल रहा है तो चला के रखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? खाना अच्छे से खाओ, अपने जो काम करने हैं वो करो। किडनी की थोड़ी बहुत दिक्कत है वो रहेगी, आगे भी रहेगी, पूरी गायब नहीं, खत्म नहीं होगी आपके केस के अंदर, तो इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है?